चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोग थ्योरी पोर्शंस देखे थे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। ये हमारे जो 4 यूनिट है ये कंप्लीट हो चुके हैं पर्यावरण के। और आज अपन लोग इसी से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसको आज करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ा था स्वयं के पर्यावरण को समझना, ठीक है। ऐसे यूनिट 2 पर्यावरण के प्रति बच्चों की समझ, यूनिट 3 पर्यावरण बच्चों को क्यों पढ़ाएं, और पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र, इन पर्टिकुलर टॉपिक पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। थ्योरी क्लासेस हमारे साध्य पेशी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशंस पे आपको मिल ही जाएंगे। आज की क्लास में हम कुछ एमसीक्यू सेशंस करेंगे और इस एमसीक्यू के माध्यम से आपको कुछ और ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा जो अब तक हमने नहीं समझा था, नहीं पढ़ा था। हालांकि जो जितने भी हमारे थ्योरी क्लास हो चुके हैं उनसे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि बच्चों में पर्यावरण की समझ विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। कुछ कूट वाले प्रश्न देखेंगे, कुछ कथनकरण वाले प्रश्न देखेंगे, कुछ और अलग अलग तरह के प्रश्न हमारे सामने रहेंगे। यहाँ पे आपको 3 अलग अलग कूट दिए हैं, अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट के बेस पे आपको ऑप्शंस ए बी सी डी को चुनना है कि विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति समझ विकसित करने के लिए क्या चीजें आवश्यक है। आपको पूछा गया कि आवश्यक इनमें से क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि फर्स्ट दिया है, उन्हें प्राकृतिक भ्रमण पर ले जाना। क्या सही बात है क्या? ठीक। आप लोग एक साइड बैठेंगे क्या? थोड़ा सा दिख रहा है ना? किसी की दिक्कत तो नहीं ना? चलिए, दूसरा क्या है, पर्यावरण की परिभाषाओं को याद करवाना। और तीसरा क्या है, पौधे और जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी देना। चलिए बताइए, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, ठीक है, शेयर को। चलिए, कमेंट्स करके आंसर दीजिए। इधर जितने भी प्रतिभागी जुड़ रहे हैं सबसे मैं करेक्ट आंसर चाहूंगा। जितने भी प्रतिभागी हैं सबके सब सही आंसर देंगे भाई, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर? ठीक। चलिए, तो यहाँ पे उन्हें प्राकृतिक भ्रमण पर ले जाना है। कहीं ना कहीं हमारा जो स्कूल ऑब्जर्वेशंस का उसका मेन पर्पस था। जब हम बच्चों को प्राकृतिक भ्रमण पर ले जाते हैं तो चीजों को, वास्तविक चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करता है मतलब अवलोकन करता है। और अवलोकन हमारे शिक्षण पद्धति की मेन प्रायोरिटी थी कि कहीं ना कहीं जब हम फील्ड ट्रिप पे बच्चों को ले जाते हैं तो खुद चीजों को महसूस करते हैं। जैसे कि हमने उसको प्राकृतिक भ्रमण में लेके गए और उसको झरना या तालाब के सामने लेके गए, तो वहां पे बच्चा क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि कौन कौन से वनस्पतियां किस किस चीज से संबंध रखता है। तो बच्चा हो सके वहां पे खाद्य श्रृंखला की प्रॉपर्टी समझ सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। दूसरा, पर्यावरण की परिभाषा क्या कराना, याद कराना। रोट लर्निंग कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ के अगेंस्ट में है। हम बच्चों को कभी भी याद करवाने पे जोर नहीं देंगे। हमारा मेन मकसद ये रहता है कि बच्चों के अंडरस्टैंडिंग और उसकी जो एनालिटिकल अप्रोच से है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको बढ़ावा देना। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तीसरा, पौधे और जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी देना। जब आप खुद उनको जिम्मेदारी देते हैं तो खुद वो इन्वॉल्व होते हैं चीजों में, और जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी महत्ता, उसकी जो महत्वपूर्णता है वो उसको समझ आती है। और कहीं ना कहीं ये बच्चों के अनुभवात्मक जो लर्निंग है उसको बढ़ावा देता है। इस बिना पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दूसरा गलत है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है। आपको ये बताना है कि भाई किस नेचर की है। प्राथमिक स्तर पे अलग अलग कूट दिए गए हैं, इस कूट के बिना पे बताना है यह एकीकृत है, यह केवल विज्ञान का हिस्सा है, यह छात्र केंद्रित है। चलिए, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना, उसके बिना पे आपको करेक्ट आंसर देने हैं। तो विच इज द करेक्ट आंसर? क्या ये इंटीग्रेटेड है? क्या समझ आ रहा है इंटीग्रेटेड मतलब? बताइए, क्या समझ रहे हो इंटीग्रेटेड मतलब? एकीकृत मतलब क्या? बताइए, जैसा भी है आपको जो समझ आता है। क्या एकीकृत मतलब? इधर ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करके बताएंगे भाई एकीकृत मतलब आपको क्या समझ आ रहा है। इसको हम लोग एकीकृत बोल रहे हैं। क्या पीछे नहीं समझ आ रहा है? एकीकृत मतलब क्या, इंटीग्रेटेड मतलब क्या? पीछे नहीं समझ आ रहा है? इधर ठीक, वेरी गुड। जब हम अलग अलग सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ देते हैं, जैसे कि हम पर्यावरण की बात करते हैं,
तो पर्यावरण अपने आप में दो सब्जेक्ट है, एक ये साइंस के भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग टॉपिक पढ़े हैं, और दूसरा ये एसएसटी का भी पार्ट है। हम भूगोल के भी टॉपिक पढ़ते हैं, हम पॉलिटी के भी टॉपिक पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स भी टॉपिक पढ़ते हैं, कुछ अलग अलग टॉपिक्स को पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। ऐसे ही हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी पार्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि मिट्टी है, पीएच वैल्यू है, वायुमंडल है, जलमंडल है, प्रदूषण है, ये सारी चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? पर्यावरण। तो हम जब बहुत सारे अलग अलग चीजों को मिला देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड अप्रोच, एकीकृत। ठीक है, तो एकीकृत मतलब समझ आ गया? तो बिल्कुल ये सही है कि ये क्या है? एकीकृत प्रकृति का है। दूसरा, यह केवल विज्ञान का हिस्सा, ऐसा है क्या? नहीं, हमने अभी देखा कि ये विज्ञान के साथ साथ समाजीय विज्ञान का भी हिस्सा है। हमने लास्ट यूनिट में डिस्कस किया था बाल विवाह और दहेज प्रथा। तो बाल विवाह किसका हिस्सा है? सामाजिक बुराइयां हैं, तो सामाजिक विज्ञान के हिस्से। ऐसे ही हमने दहेज प्रथा वाला टॉपिक पढ़ा था, तो दहेज प्रथा किसके टॉपिक्स में आएंगे? सामाजिक विज्ञान के टॉपिक्स में आएंगे। तो ये हम कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि यह केवल विज्ञान का हिस्सा नहीं है, अभी तो यह सामाजिक विज्ञान का भी हिस्सा है। यह छात्र केंद्रित है, बिल्कुल सही बात है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है, और इसी की क्या जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे क्या होंगे? बाल केंद्रित होंगे। ठीक है, तो इस बिना पे करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बी वाला पोर्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? बच्चों को पर्यावरण कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? आपका यूनिट 3 यही बोलता है कि बच्चों को पर्यावरण कैसे पढ़ाएं। अब बच्चों को पर्यावरण कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कहानी और कविताओं के माध्यम से आप पर्यावरण बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? ठीक है, वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़कर बच्चों को पर्यावरण पढ़ाएंगे, या केवल पाठ्य पुस्तक के अभ्यास को हल करवा के पढ़ाएंगे? चलिए इसका मैं आंसर कमेंट में जानना चाहूंगा, क्या होगा? ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि केवल एक और दो सही है। हम कहीं भी बच्चों को कविता और कहानियों के माध्यम से जब किसी भी लेसन को, किसी भी पाठ को हम समझाने का प्रयास करते हैं, तो बच्चों को उस पढ़ाई के प्रति रुचि बनी होती है, वो तत्परता से, सजगता से चीजों को सुनता है, चीजों को समझता है। और ये हमने बताया भी था कि भाई अलग अलग स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप बच्चों को कैसे अपने क्लासरूम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट आंसर है। वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जब हम वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ के चीजों को पढ़ाते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है, वो खुद को वहां पे प्रेजेंस में मौजूद पाता है। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। बट थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं आपसे? थर्ड स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि केवल पाठ्य पुस्तक के अभ्यास हल करवाकर, ये सही नहीं है कि भाई आप केवल पाठ्य पुस्तक के जो प्रैक्टिसेस हैं, क्वेश्चन है, ये करा के आप बच्चों को पर्यावरण नहीं समझा सकते, पर्यावरण नहीं पढ़ा सकते। इस बिना पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्वयं के पर्यावरण को समझने में क्या क्या चीजें शामिल है, ये आपसे पूछा गया है। जब हम स्वयं के पर्यावरण को समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल होता है? अपने आसपास के कचरे प्रबंधन को जानना, दूसरा घर के सदस्यों के पर्यावरण के प्रति व्यवहार को देखना, या केवल सुदूर जंगलों के बारे में पढ़ना। विच इज द करेक्ट आंसर? कमेंट करके दीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आपसे पूछा गया क्या शामिल है, मतलब सही कथन को चुनना है। ठीक है, चलिए जितने भी प्रतिभागी आंसर दे रहे हैं कमेंट करके बताइए भाई। फिफ्थ क्वेश्चन है ना, सॉरी फोर्थ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कचरा प्रबंधन को जानना ये इसमें मेन पर्पस है क्या? सही है, यस। दूसरा, घर के सदस्यों के पर्यावरण के प्रति व्यवहार को देखना, यस, ठीक है। और थर्ड, केवल सुदूर जंगलों के बारे में पढ़ना, ये नहीं होगा भैया, है ना, केवल सुदूर जंगलों के बारे में पढ़ना ऐसा नहीं है। हमने पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारे कंपोनेंट्स देखे, इसके मैंने आपको प्राकृतिक घटक बताए हैं, सांस्कृतिक घटक बताए हैं, ठीक है, ऐसे ही आपके भौगोलिक घटक बताए हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किया। इस बिना पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, केवल फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप का क्या महत्व है? चलिए बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों से ये कि क्षेत्र भ्रमण के जनक किसे माना जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है। बताइए फील्ड ट्रिप के जनक किसे माना जाता है? ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करके बताइए। अभी 2 दिन पहले ही बताया हूं कि फील्ड ट्रिप के जनक कौन है, खेल विधि के जनक कौन है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है,
अनुभव विधात्मक विधि के जनक कौन है, अवलोकन विधि के जनक कौन है, चर्चा प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, सारे हमने जनकों को देखा था। ठीक है, चलिए चलिए, कल का न्यूज आपने देखा, देखियो ना क्या न्यूज आया, वही पुराना न्यूज है, लेकिन अब है ना बहुत जल्दी हो सके नोटिफिकेशन का फ्रंट पेज तो वायरल हो रहा है, तो हो सके आज में, ठीक है, हो सके आज में आपको सैटरडे या फ्राइडे, हाँ हो सके आज आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, व्यापम की वेबसाइट पे तो ना देखने को मिले, ठीक है, लेकिन आपको डीपीआई के वेबसाइट पे सिलेबस और इसके नियमावली देखने को मिलेंगे, क्योंकि व्यापम के वेबसाइट में तब आएगा जब फॉर्म भरने के समय आता है। ठीक है, तो फिलहाल वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए पेट्रोलॉजी, पेस्टोलॉजी, ठीक, बताइए, याद रखना क्षेत्र भ्रमण के जनक कौन है, पेस्टोलॉजी। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, जी हाँ ये हमारा मेन पर्पस है। जब हम बच्चों को फील्ड ट्रिप में लेके जाते हैं तो हम फील्ड ट्रिप में इसलिए लेके जाते हैं ताकि बच्चा चीजों को प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। ठीक है, जब ये स्वयं वहां पे इन्वॉल्व होता है ना, तब चीजें उनके लिए आसान हो जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं फील्ड ट्रिप से एक क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, कि बच्चों को हम लोग क्षेत्र भ्रमण इसलिए ले जाते हैं ताकि बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। और पेस्टोलॉजी ये मानते थे कि जो कि कक्षा के उबाऊ वातावरण है उससे क्या मिलता है, मुक्ति मिलता है, अवलोकन कौशल का विकास होता है। इस बिना पे विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। चलिए बताइए क्या होगा, डी क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चलिए इधर डी, सबका डी। चलिए इधर ऑनलाइन वाले बच्चे, कल नोटिफिकेशन आया उसके बारे में बताओ सर, उसी के बारे में तो बता रहा था जी। ठीक है, अभी हो सके आज आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाए, कल तो सिर्फ फ्रंट पेज वायरल हुआ था। यहां पे आप सेकेंड स्टेटमेंट ध्यान से देखे नहीं है शायद तक, आपको ये समझ आएगा कि ये क्या लिखा है, कक्षा के उबाऊ वातावरण से मुक्ति। ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान से समझो कि क्या बोलना चाहता है। उबाऊ मतलब होता है बोरिंग, ठीक है, उबाऊ मतलब क्या होता है, बोरिंग। तो क्या आपके कक्षा में बोरिंग वातावरण रहेगा, ये इसको आप मान के चल रहे हैं, अगर ये करेक्ट आंसर है तो इसको आप ये मान के चल रहे हैं कि कक्षा में आप उबाऊ वातावरण बना के रखेंगे, बोरिंग वातावरण बना के रखेंगे, यही ना इसका मतलब। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि कभी भी क्लासरूम का उबाऊ वातावरण नहीं होता। हो सकता है बच्चों को आप लिप्त नहीं कर पा रहे, उनके रुचि के अनुसार पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे उबाऊ की जगह में सकारात्मक वातावरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सकारात्मक वातावरण होना चाहिए। इस बिना पे ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि उबाऊ वातावरण से मुक्ति दिलाने के लिए आप क्षेत्र भ्रमण ले जाएंगे, ये पर्पस नहीं है। ठीक है, कि बच्चों को बोर लग रहा है या बच्चों को बोरिंग हो रहा है तो आप उसको फील्ड ट्रिप में ले जाएंगे, ये कभी भी क्षेत्र भ्रमण का कारण नहीं है। पेस्टोलॉजी मान के चलते हैं कि कक्षा के जो उबाऊ वातावरण से नहीं, कक्षा के सीखने वाले वातावरण से है ना जोड़कर बच्चों को सिखाया जाता है। ये उबाऊ वातावरण वाला सेंटेंस ही गलत है। ठीक है, तो कभी भी कक्षा का वातावरण उबाऊ नहीं होता है। ठीक है, आपको ये तो टीचर होने के नाते कभी मानना भी नहीं है कि कक्षा का वातावरण कभी भी उबाऊ हो भी सकता है, ये कभी होगा ही नहीं, ये आपको लेके ही नहीं चलना है। ठीक है, इस बिना पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे चीजों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके 6 नंबर का, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, बताइए भाई कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। बच्चों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना क्या है सबसे अच्छा तरीका है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का, प्रदूषण पर निबंध लिखवाना, या पक्षियों के लिए दाना पानी रखने की गतिविधि कराना। विच इज द करेक्ट आंसर, कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए ओनली फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड ओनली सेकेंड एंड थर्ड, और ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। चलिए बताइए वास्तव में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का मतलब क्या समझ रहे हो, चलो मैं आप ही लोगों से जानना चाहता हूं, बताओ अच्छा है क्या समझ रहे हो पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। हाँ ठीक, हरा भरा, ठीक, इधर मनोहर नाम है, हाँ बताओ।
इधर आने वाले बच्चे कमेंट करके बताओ, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता इसका मतलब क्या है, क्या समझ रहे हो, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या समझ आ रहा है, क्या चीज, संवेग, इधर किरण, हम्म हम्म, ठीक, पीछे मीनल, तब आप लोग जो टीचर होने के नाते कल के डेट में सबके सब असिस्टेंट टीचर बनोगे, तो एज असिस्टेंट टीचर आप लोग को पर्यावरण के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या मतलब करेंगे जिससे पर्यावरण के प्रति बच्चों की संवेदनशीलता बनी रहे, इसका मतलब यही है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का आप समझ क्या रहे हैं मतलब। ठीक है, अब बताओ, देना चाहिए, और तो आप ही लोग दोगे ना। हाँ, और पीछे क्या नाम है, नया है क्या, सूरज, ठीक, बताइए सूरज कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता आप कैसे जागृत करेंगे बच्चों में। ठीक है, सबका आंसर ठीक है, बैलेंस्ड है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे जागृत करोगे, दूसरों के दुख दर्द को समझना, दूसरों के दुख दर्द को समझ के क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे पर्यावरण के प्रति आपको संवेदनशील बनाना है, ठीक है, दूसरों के प्रति संवेदनशील नहीं बनाना है, ठीक है, इस टर्मिनोलॉजी को समझो पूरा। इसका मतलब ये है कि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों को क्लास समझा रहे हैं, उनको गतिविधि में शामिल करना, जैसे कि आपने बताया सबने कि उन्हीं बच्चों से हम लोग क्या लगवाएंगे, पेड़ लगवाएंगे। जैसे मैंने इसके बारे में कई बार क्लास में डिस्कस भी किया है कि पर्यावरण सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल मास होता है कि नहीं होता है, लगभग 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर का प्रैक्टिकल नंबर होता है। आप प्रैक्टिकल नंबर इस बिना पे दें कि कोई बच्चा कितना पेड़ अपने आप में सेव कर पाया है। जैसे क्लास तीसरी का बच्चा है, आप उनसे 3 पेड़ लगवा सकते हैं अपने स्कूल या परिसर में, और 3 का 3 पेड़ तो जगेगा नहीं, ठीक है, हो सकता है एक आध या दो ही जगह या तीनों के तीनों जगह, या हो सके कि एक भी पेड़ ना जगे। तो क्लास में मान के चलो 40 बच्चे अपने अपने प्रयास से पर्यावरण को बचे, सॉरी, पेड़ पौधे को बचाने का प्रयास करेंगे। मान के चले 40 बच्चे हैं, 3 3 भी पौधे लगाते हैं या एक एक पौधे लगाते हैं, तो 40 पौधे हो जाएंगे। अब सबके सब पौधा तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, हो सके उसमें से 40 में से 20 ही किया या तो 10 ही किया। तो कौन कौन बच्चा उस पर्यावरण के जो पेड़ हैं उसका देख रेख सही से किया, कितना उसके ग्रोथ में वो लिप्त हुए, जब वो खुद पेड़ पौधे को पानी देंगे, उसको ग्रोथ कराएंगे, आगे बढ़ाएंगे और उस चीज में इन्वॉल्व होंगे, तो कहीं ना कहीं उसके प्रति क्या रहेंगे, वो संवेदनशील रहेंगे। कल के डेट में यही जब बच्चा ठेकेदार बनेगा, यही बच्चा जब इंजीनियर बनेगा, यही बच्चा जब डॉक्टर बनेगा, यही बच्चा जब टीचर बनेगा, तो पेड़ पौधे के महत्ता को समझेगा। उसको पेड़ कटाने में या पेड़ काटने में कहीं ना कहीं झिझक होगा, क्योंकि उसको क्या किया रहेगा, वो बड़ा किया रहेगा। एक डॉक्टर भी जब अपने बच्चे का ऑपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी हाथ क्या हो जाता है, हिल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब वो बच्चा पेड़ को काटेगा, अब उसी पेड़ को तो नहीं काटेगा, उसके लिए सब पेड़ एक बराबर है, समझ रहे हो ना। तो मान के चलिए जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पेड़ पौधे आपने क्लास परिसर या अपने घर के चारों तरफ बच्चों से लगवाई है, ठीक है, इनके प्रति बच्चों को क्या रहेगा, संवेदनशीलता बने रहेगा। ऐसे ही जब वो पक्षियों को खाना के लिए देगा या दाने देंगे, या जानवरों को कहीं ना कहीं वो पानी देंगे या जब वो खाना देंगे, तो कहीं ना कहीं उसके प्रति क्या रहेगी, वो संवेदनशीलता बने रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग एक्टिविटी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण के साथ क्या कर सकते हैं, संवेदनशील बना सकते हैं। ठीक है, इस बिना पे ये प्रदूषण नियंत्रण या प्रदूषण पर निबंध लिखवाना नहीं होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य क्या है। तो पर्यावरण पाठ्यपुस्तक में पहेली शामिल किया जाता है, क्या किया जाता है, पहेली। अब ये पहेली क्यों शामिल किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। कक्षा में बच्चों में सृजनात्मकता का विकास हो इसलिए, सेकेंड छात्रों के मस्तिष्क को भ्रमित करने के लिए ताकि बच्चे क्या रहे, भ्रमित रहे, या तर्क शक्ति का विकास करने के लिए। विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी।
चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करके बताएंगे भाई विच इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्या बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होगा? यस। तो सृजनात्मकता मतलब होता है क्रिएटिविटी, ठीक है। तो क्रिएटिविटी अगर वो देखेंगे पजल्स के माध्यम से तो उसकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा। सृजनात्मकता कहीं ना कहीं मतलब अपसारी चिंतन को बढ़ावा, डाइवर्जेंट थिंकिंग आप सीडीपी में पढ़ते भी होंगे, ठीक है। अपसारी चिंतन, क्या है अपसारी चिंतन, कोई बताएगा? अपसारी चिंतन हम किसे बोलेंगे? डाइवर्जेंट थिंकिंग, ट्राई करो कोई भी। हाँ, मतलब जब आपके पास किसी एक समस्या के बहुत सारे जवाब रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे उपाय रहते हैं, आप चारों तरफ से चीजों क्या करते हैं, सोच पाते हैं, इसको बोलते हैं अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब प्रॉब्लम एक है लेकिन आपके पास सॉल्यूशंस क्या है, अनेक हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन, इसमें क्या होता है, कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, पहेलियां, और उसके बहुत सारे बच्चे क्या निकालेंगे, उपाय निकालेंगे। जैसे कि आप ही लोगों से अगर मैं क्वेश्चंस पूछूं कि अगर इस साल बारिश नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हर एक बच्चा का अलग अलग आंसर हो सकता है, किसी का 4 हो सकता है, किसी का 5 आंसर हो सकता है। तो आपने अपने दिमाग को कितना ओपन किया, इसी को बोलते हैं ओपन माइंडेड या ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, या इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इससे सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी क्या होता है, विकास होता है। छात्रों के मस्तिष्क को भ्रमित करना ये कभी नहीं होगा, क्योंकि हम जब भी पर्यावरण पढ़ते हैं या अन्य सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारा मेन पर्पस केवल और केवल चाइल्ड सेंट्रेड ही रहता है। जो भी प्लानिंग्स बनेंगी, जो भी पॉलिसीज बनेंगी, वो केवल और केवल बच्चों को केंद्र में रख के बनेगी। तो कभी भी बच्चों को भ्रमित करना हमारा उद्देश्य नहीं रहेगा। तर्क शक्ति का विकास बिल्कुल करेक्ट है, इस बिना पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक शिक्षक के रूप में, ये आप ही लोगों से क्वेश्चन है, ये आप ही लोग बताएंगे, ठीक है। एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों को जल संरक्षण कैसे सिखाएंगे? मतलब जब वाटर कंजर्वेशन की बात आएगी तो इस थ्योरी को आप कैसे बच्चों में इंप्लीमेंट कराएंगे, कैसे सिखाएंगे, आपसे पूछा गया है। जल के उपयोग को ऑडिट करवाकर, पोस्टर बनवाकर, या नल खुला छोड़ने के नुकसान को बताकर। विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। चलिए बताइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चे। ठीक, एक समस्या के अनेक उत्तर या सुझाव, ठीक, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। आपको बताना है कि जल के उपयोग को ऑडिट करवा के, पोस्टर बनवा के, नल खुला छोड़ने के नुकसान बताकर कि हम इन मेथड्स का उपयोग करके जल संरक्षण जैसे प्रॉब्लम्स को बता पाएंगे। कैसे टीचर लोग बताओ। ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई, केवल एक, अच्छा डी, पीछे भी डी, इधर डी। चलिए वेरी गुड। जल के उपयोग को ऑडिट करवा के, जब हम उसके उपयोग को ऑडिट करवाएंगे तो समझ आएगा बच्चा कि कहां पे जल का उपयोग करना चाहिए और कहां पे नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, पानी का दुरुपयोग भी होता है। तो जब बच्चा जल के उपयोग को ऑडिट करेगा तो उनको समझ आना चाहिए कि सही कहां पे उपयोग हो रहा है और सही गलत कहां पे उपयोग हो रहा है। तो इसकी जानकारी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिट के थ्रू हो जाएगा। दूसरा, पोस्टर बनवाकर। पोस्टर में आप देखेंगे जो वाटर कंजर्वेशन है उसके लिए बहुत सारे पोस्टर मेकिंग कार्यक्रम भी होते हैं। आपने बीएड डीएड किया है तो ऐसे बहुत सारे पोस्टर आपके सामने बनाए भी गए होंगे, जहां पे पोस्टर के थ्रू अवेयरनेस, ठीक है, जागरूकता फैलाई जाती है। क्या फैलाई जाती है? जागरूकता। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। तीसरा, नल को खुला छोड़ने के नुकसान बता के, फायदा नहीं बता रहा है, क्या बता रहा है? नुकसान। कि जब नल को खुला छोड़ दिया जाता है तो पानी क्या होता है, बेफुजूल फैलता है, वहां से फिर गंदगी होती है, मच्छर पनपेंगे, मच्छर से फिर मलेरिया हो जाएगा। ऐसे तमाम तरह के प्रॉब्लम्स बच्चे को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस बिना पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, पर्यावरण शिक्षण में समुदाय, ठीक है, पर्यावरण शिक्षण में जो कम्युनिटी है एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्योंकि आपको बताना है कि जब भी पर्यावरण शिक्षण की बात करते हैं तो वहां पे कम्युनिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बिना पे यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर देता है। इसमें बुजुर्गों का अनुभव शामिल होता है और यह मुफ्त में उपलब्ध होता है। चलिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? पर्यावरण शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों संसाधन है? क्योंकि, चलिए बताइए विच इज द करेक्ट आंसर, किस बिना पे बोलेंगे? क्या ये फ्री है इसलिए? फ्री है इसलिए? तो बुजुर्गों का अनुभव शामिल होता है, स्थितियों में सीखने का अवसर देते हैं, यस।
हमको इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है कि ये वाला जो लाइन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और पॉजिटिव लाइन है। चाहे सीडीपी की बात हो, चाहे पर्यावरण पेडागोगी की बात हो, हमको याद रखना कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या देना है, सीखने के अवसर देना है, जिसको बोलते हैं अवसर की समानता। जब हम सबको सीखने के अवसर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट में बढ़ोतरी करता है, तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। लेकिन इसमें बुजुर्गों का अनुभव शामिल होता है। जी हाँ, जब हम समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय में जब बुजुर्ग भी आते हैं तो अपना अनुभव शेयर करते हैं पर्यावरण के प्रति, क्योंकि वो चीजें वो अनुभव किए रहते हैं कि बेटा जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, स्वास्थ्य का कैसे देख रेख करना है, पेड़ पौधे कैसे बचाना है, मैंने इतना पेड़ लगाया था उसके फल आज तुम लोग खा रहे हो। सारे अनुभव बच्चे को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इस बिना पे ये भी क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे ये वाला टर्मिनोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों हो सकता है या क्यों नहीं हो सकता। पहले इसको पढ़ते ही, यह मुफ्त में उपलब्ध है। ये लाइन आपको कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा होगा कि ये पर्यावरण शिक्षा में समुदाय के बारे में नहीं, ये कहीं ना कहीं एक अलग टर्मिनोलॉजी के सेंस में बोला जा रहा है। ये इसलिए नहीं क्योंकि ये मुफ्त मिलता है, ऐसा नहीं है। ये हमको मुफ्त मिले चाहे खरीद के मिले, ये कोई रीजन नहीं है। अगर ये मुफ्त ना भी मिले तब भी तो इंपॉर्टेंट रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये मुफ्त में मिलता है, ये बिल्कुल गलत सेंस है, ठीक है। अगर ये मुफ्त में नहीं भी मिलता तब भी कहीं ना कहीं ये वास्तविक स्थिति और बुजुर्गों के अनुभव में शामिल होता। इस बिना पे थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा और यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, केवल फर्स्ट एंड द सेकंड, ठीक है। कुछ बच्चों का आंसर था डी, ठीक है, लेकिन यह मुफ्त उपलब्ध ये रीजन नहीं है कि हम समुदाय में संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि मुफ्त मिल रहा है तभी हम संसाधन की तरह यूज करेंगे। अगर कहीं ना कहीं कुछ देकर कुछ सीखने के लिए भी मिल रहा है तब भी वो इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर को अगर सैलरी ना मिले, अगर मैं तुम्ही लोग को बोलूं जाओ बस्तर सरगुजा संभाग में टीचर बनो, तुमको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, तो जाओगे क्या, नहीं जाओगे। मेन रीजन है कहीं ना कहीं संसाधन, आपको पैसे मिलने चाहिए क्योंकि आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, कोई रीजन नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, उससे पहले आप सबको बता दो कि सहायक शिक्षक भर्ती एक नई बैच फिर से बनने वाली है, क्योंकि ये वाला जो हमारा जो बैच चल रहा था, ठीक है, इसमें और कुछ नए सब्जेक्ट इंक्लूडेड करके, जैसे कि आप लोग की हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, फिर से हो सकता है पर्यावरण आपको एक बार और पढ़ने को मिले, ठीक है, गणित है, ठीक है, तमाम तरह के सब्जेक्ट आपको फिर से देखने को मिलेगा। कुछ भी दिक्कत होता है तो दिए गए नंबर पे आपको कॉल कर लेना है। ये बिल्कुल फ्रेश बैच आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये स्टार्ट होने वाला इसी महीने के अंत में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों की पर्यावरण के प्रति समझ कैसी होती है, ये आप लोग को बताना है। वे अपने आसपास की चीजों को समग्र रूप में देखते हैं, वे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग समझते हैं, उनके अनुभव उनके परिवेश से गहराई से जुड़े होते हैं। चलिए बताइए विच इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा फास्ट मोड में करने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्या वे अपने आसपास की चीजों को समग्र रूप में देखते हैं, यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, वे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग पढ़ते हैं क्या, नहीं, ये गलत है भाई। अभी हमने बताया एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड अप्रोच, जहां पे पर्यावरण के अंतर्गत उनको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एक साथ पढ़ने का मौका मिलता है, उनके अनुभव उनके परिवेश से गहराई से जुड़े होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मैक्सिमम बच्चों का आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य क्या है, ये आपको बताना है कि वास्तव में जो पर्यावरण शिक्षा है इसका लक्ष्य क्या है, क्या है लक्ष्य, तो भाई पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य क्या है, ठीक है। आप सबको बता दूं कि पर्यावरण अध्ययन के लिए ये हमारा पर्यावरण अध्ययन की ई बुक है, जो कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे ही मिलेगी। सारे यूनिट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू अवेलेबल होंगे, साथ ही साथ 1000 और अलग से एमसीक्यू। सारे टॉपिक के एमसीक्यू मतलब जैसे कि हमारा पहला यूनिट क्या है, स्वयं के पर्यावरण को समझना, क्योंकि इस बार पर्यावरण का वेटेज 13 नंबर का है, तो 13 के लगभग 4 सेट मतलब 56 क्वेश्चंस आपको एक एक यूनिट से मिलेंगे। उसके बाद अलग से और 1000 एमसीक्यू आपको और अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ थ्योरी, जैसे कि आपके जितने भी यूनिट दिए गए हैं, 8 यूनिट में पर्यावरण को बांटा गया है, जहां पे फर्स्ट यूनिट स्वयं के पर्यावरण को समझना, सेकेंड पर्यावरण के प्रति बच्चों की समझ, पर्यावरण के प्रति बच्चों की समझ के बाद कैसे बच्चों को पर्यावरण पढ़ाएं, ये सारे चीजें आपको इसी बुक में इंक्लूडेड देखने को मिलेगा। इसकी कीमत 100 रुपीज है, प्लस जीएसटी चार्ज करके 128 में अवेलेबल होगी। कहाँ मिलेगा, साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन में। कुछ भी दिक्कत होता है तो ये दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 6265097029, ठीक है।
और ये कुछ लिमिटेड ऑफर है, मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ है कि कुछ दिन बाद इसमें और कुछ कंटेंट इंक्लूडेड कराई जाएगी और इसकी रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो परचेस नहीं किए हैं वो परचेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट की सुविधा भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं, आपको बताना है कि पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य क्या है, क्या इसके लक्ष्य है, ये आपको बताने हैं। मार्केट में आपको बहुत सारी बुक मिलेगी पर्यावरण की, ठीक है, लेकिन मैंने कई बार बता चुका है कि एक बुक ऑथेंटिक नहीं है। जैसे कि मैक्सिमम बच्चे पर्यावरण की बुक जो सीजीपीएससी और व्यापम के जो हमारे कोर्स हैं ऐसे वाले बुक को ले आते हैं, लेकिन वहां से क्वेश्चंस नहीं आते। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न सीजी टेट में पूछे गए थे और उसी बिना पे हमारी ई बुक फ्रेम की गई है। ठीक है, संसाधनों का दोहन करना सीखना या पर्यावरण की सुरक्षा में सुधार या टिकाऊ विकास या जागरूकता। चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर? सर असिस्टेंट टीचर व्हाट्सएप, हाँ आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए विच इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा? बताओ भाई, पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य क्या है? क्यों पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, क्यों पर्यावरण पढ़ रहे हैं? संसाधनों का दोहन करना सिखाने के लिए? नहीं भाई, ऐसा रीजन नहीं है कि संसाधनों का दोहन कैसे करें थोड़ी सिखाना है। ठीक है, हमको पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए पढ़ाना है। टिकाऊ विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जागरूकता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। कमेंट करके बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत 17 लक्ष्य दिए गए हैं, 17 लक्ष्य किस सन तक हमको कंप्लीटली प्राप्त करना है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि टॉपिक हमने पढ़ लिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 लक्ष्य। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन कौन से वो लक्ष्य है जिसको हमको कितने सन या किस वर्ष हमको प्राप्त करना है। ठीक है, ये कमेंट करके बताइए। इस बिना पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बताइए, क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम क्या विषय आधारित होना चाहिए, संदर्भ आधारित होना चाहिए कि क्रिया आधारित होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? ठीक, बहुत सारे बच्चों को मैं ऑप्शंस देख रहा हूं। यस, करेक्ट आंसर यस बी। ठीक है, बी मतलब यहां पे संदर्भ आधारित और क्रिया आधारित होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सर सब्जेक्ट आधारित क्यों नहीं होने चाहिए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि विषय आधारित क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए या कंटेंट होने चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होने चाहिए, यहां तक तो ठीक है। ये विषय आधारित या सब्जेक्ट सेंट्रेड क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जब कोई सब्जेक्ट सेंट्रेड रहता है तो वहां पे और रटंती प्रणाली पर ध्यान दिया जाता है। वहां फिर वो वाली बात नहीं होती जो हम लोग सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं और बच्चों के सीखने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको बच्चों को क्रियाधारित सिलेबस बना के देते हैं। तो एनसीएफ ये मानता है कि कंटेंट बेस्ड होना चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, बच्चों को जानवरों के बारे में पढ़ाते समय क्या महत्वपूर्ण है? चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए कि बच्चों को जानवरों के बारे में पढ़ाते समय क्या महत्वपूर्ण है। जानवरों के प्रति सहानुभूति पैदा करना, उनके वर्गीकरण को रटवाना, जैव विविधता का सम्मान करना। विच इज द करेक्ट आंसर? चलिए फटाक से आंसर दीजिए, क्या होगा? जानवरों के प्रति सहानुभूति पैदा करना, यस करेक्ट है। उनको वर्गीकरण को रटवाना, ये नहीं होगा। हम कभी भी रटने पे जोर नहीं देंगे। एनईपी भी ये मानता है कि रोट लर्निंग कोई मतलब का नहीं है, रोट लर्निंग हम रटवाने वाली पद्धति से दूर रहेंगे। इस बिना पे टू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कचरे से कंचन, ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ, ये एक नारा है। कचरे से कंचन गतिविधि क्या सिखाती है? पुनर्चक्रण, सृजनात्मक सोच, केवल साफ सफाई करवाना। तो हमने ऑलरेडी 4R पढ़ के रखा हुआ है। 4R में मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे हम लोग रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज और मना करना, ठीक है। तो ये 4 चीज हमने देखा था। एक देखा था हमने रीयूज, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा था? रिसाइकल। तीसरा रीयूज, रिड्यूस, और एक देखा था मना करना, क्या बोलते हैं, क्या बताया था? मना करना को बोल देंगे, क्या बोले? रिफ्यूज तो हो गया क्या? अच्छा अच्छा, रीयूज, हाँ रिफ्यूज, रिफ्यूज, ठीक है। रिफ्यूज, ये रीयूज है,
रिसाइकल और रिड्यूस और रिफ्यूज। ठीक है, ये 4 हमने ऑलरेडी देख लिया है और इसी के बिना पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल साफ सफाई कराना ये नहीं होगा। ठीक है, केवल सफाई कराना ये हमारा मेन पर्पस नहीं होना चाहिए। इस बिना पे फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। हाँ ठीक, रिफ्यूज। ठीक है, चलिए वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण शिक्षण में मानचित्र कौशल क्यों विकसित करनी चाहिए। यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने पूरा मैपिंग देखा था, ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होता है, देशांतर रेखा क्या है। ठीक है, मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है। ठीक है, अक्षांश देशांतर क्या है, सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण शिक्षण में मानचित्रण कौशल विकसित करता है, क्या विकसित करता है। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, दिशाओं का ज्ञान, सुंदर चित्र बनाने की कला। चलिए बताइए भाई, विच इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, विच इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी डी। चलिए बहुत सारे बच्चों को मैं कमेंट देख रहा हूं, वेरी गुड। 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ, यस करेक्ट आंसर है। दिशाओं का ज्ञान, यस करेक्ट आंसर। सुंदर चित्र बनाने की कला, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कि भाई हमारा जो मानचित्र है, हम ये टॉपिक इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को स्थिति और दिशा का ज्ञान हो सके। तो जड़ी वाली बात याद रखना है आपको कि क्या चीज है मेन इसमें मानचित्र में, स्थिति और दिशा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके कथन कारण वाले प्रश्न होंगे। अभी तक हमने कूट वाले 15 क्वेश्चंस किए हैं, अब यहां से थोड़ा चेंज करते हैं और अब पैटर्न जो वाला बनाएंगे वो कथन कारण वाले क्वेश्चंस हम लोग फ्रेम किए हैं। इस बिना पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, कथन को ध्यान से पढ़ना है, कारण को ध्यान से पढ़ना है कि क्या यही कारण है जिसके बारे में कथन में दिया गया है। अगर यही कारण है तो इसकी सही व्याख्या हो रही है, अगर ये कारण नहीं है तो इसकी सही व्याख्या नहीं हो रही है। चलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई अलग पाठ्य पुस्तक पहली दूसरी में नहीं है, क्या सही बात है। यस, मैंने एक बार नहीं कई बार चिल्ला चिल्ला के बताया है कि एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड की कोई पर्यावरण अध्ययन की बुक नहीं बनाई है। क्लास तीसरी चौथी से हम लोग क्या करते हैं, पर्यावरण की बुक पढ़ते हैं, मतलब क्लास तीसरी से पर्यावरण को भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने आपको जब इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ा रहा था, एकीकृत पर्यावरण पढ़ा था, तो उस समय बताया था कि वास्तव में हम क्लास पहली और दूसरी में, ठीक है, क्यों पर्यावरण की पढ़ाई नहीं करते। तब मैंने आपको निष्कर्ष दिया था कि क्लास पहली और दूसरी में जो हम लोग पर्यावरण पढ़ते हैं, ये पर्यावरण कहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग, लैंग्वेज और मैथ्स के थ्रू। उस समय 3 विषय पढ़ते हैं क्लास पहली दूसरी में, कौन कौन से, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। तो हिंदी अंग्रेजी तो आपका भाषा हो गया, और एक सब्जेक्ट क्या हो गया, गणित। तो हिंदी और अंग्रेजी और गणित के माध्यम से हम क्या पढ़ते हैं उस समय, पर्यावरण। जैसे कि हम तीसरी क्लास में पर्यावरण पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे साइंस और एसएसटी नहीं पढ़ते, तो वहां पे साइंस और एसएसटी किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं, पर्यावरण के माध्यम से। ऐसे ही तो बिल्कुल ये रीजन है, तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण के कारण ही कथन बना है, इसलिए आर ए की सही व्याख्या कर रही है। ऑप्शन नंबर जे इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सब बच्चों का आंसर करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर जे। ठीक है, जिनका जिनका ए है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण के और अलग टाइप के प्रश्न। बच्चों को स्वयं के पर्यावरण की खोज करने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए, सही है। ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट, क्या सही है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की खोज करने के पर्याप्त अवसर बच्चों को मिलने चाहिए। जी हाँ, हम लोग इसी की बात कर रहे हैं कि पर्यावरण खोजधारी सब्जेक्ट है, तो खोज करने के अवसर बच्चों को तो मिलनी चाहिए। सेकंड, कारण, रटकर सीखने से बच्चों की समझ स्थायी होती है। चलिए बताइए भाई, विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर जे, के, एल एंड एम। क्या ए और आर दोनों सही है, या ए सही है आर गलत है, या ए गलत है लेकिन आर सही है, या ए और आर दोनों गलत है। तो एक साइड एसेरेशंस दिया है, एक साइड रीजन दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर चुनने हैं। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर के। हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि बच्चों को स्वयं के पर्यावरण की खोज करने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए, तो सही है, लेकिन रटकर सीखने से बच्चों की जो समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ये अस्थायी होती है ना कि स्थायी। जब हम किसी चीज को रटते हैं तो कुछ समय तक याद रहता है, ठीक है, लेकिन उस चीज को अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, स्थायी रूप से मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि इस बिना पे आंसर हो जाएगा ए करेक्ट है लेकिन आर क्या है, गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर के इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहे हैं? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में कहानियां और कविताएं बहुत प्रभावी होती है। सही है? यस, कि पर्यावरण अध्ययन में जो कहानी है, कविता क्या होती है? बहुत प्रभावी होती है। इसके पीछे कारण क्या दिया गया है? ये बच्चों के परिवेश से जोड़ने और कल्पना शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। और हमने इसी के बारे में तो डिस्कस किया था कि भाई जब हम बच्चे में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन का विकास करते हैं, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का विकास करते हैं, तो वही पढ़ाई प्रभावी होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कारण तो सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया गया वो भी क्या है? करेक्ट है, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रही है। इस बिना पे ऑप्शन नंबर जे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट आंसर है यहाँ पे जितने भी प्रतिभागी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 19वां नंबर क्वेश्चन की कथन और कारण। कथन यह बोला गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गतिविधि का होना अनिवार्य है। दूसरा, गतिविधियां केवल समय बिताने का साधन है। ऑप्शन नंबर ए जे के एल एम दिए गए हैं। जे बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है, के बोल रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, एल बोल रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है, एम बोल रहा है कि दोनों गलत है। चलिए बताइए, ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका आंसर दीजिए भाई कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गतिविधि का होना क्या अनिवार्य है? गतिविधियां केवल समय बिताने का साधन है। क्या ए सही है? ये क्या है? ये अच्छा, ए सही है लेकिन आर गलत है। बहुत बढ़िया। ठीक है, गतिविधि यहां पे बहुत जरूरी है। जब तक आप एक्टिविटी में शामिल नहीं करेंगे तब तक बच्चे कैसे सीखेंगे? हमारा मेन पर्पस एक्टिविटी में बच्चों को शामिल करना ही है। ठीक है, लेकिन ये केवल समय बिताने का साधन नहीं है। इस बिना पे ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। लास्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाले से, बच्चों के अनुभवों को कक्षा में स्थान देना चाहिए। सही बात है, जी हाँ, हम बच्चों के अनुभव को जब कक्षा में स्थान देते हैं तब उनको कहीं ना कहीं वो स्काई फोल्डिंग की तरह मदद करता है। कहीं ना कहीं वो जेडपीडी के जो हमारे कॉन्सेप्ट है उसके बिना पे काम करता है। तो बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चों के अनुभव को हम कक्षा में शामिल करें। इससे बच्चा जुड़ाव महसूस करता है और उसकी सीखने की गति क्या होती है? बढ़ती है। इस बिना पे दोनों स्टेटमेंट सही है। जब आप ऐसा करते हैं तो बच्चे अपने आप को लिप्त समझते हैं, जब अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं, और यही जुड़ाव बच्चे के सीखने में क्या करता है? मदद करता है। ये वाली पीडीएफ आपको हमारे साइंस की ईवीएस की ईबुक वाले कंटेंट पे मिल जाएगी। ठीक है, ये पूरे एक सार रहेगा जितने भी यूनिट्स हमने पढ़ाई किया। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मंडे को हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 5 के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक कर दिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।